नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 200 सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की भर्ती होना है और वो भर्ती हो सकता है आपका फरवरी में जो सीजी टेट है उसके बाद उसको अनाउंस किया जाए कि भर्ती कब है करके। तो देखिए उसमें आपको सिलेबस मिलेगा 9वीं और 10वीं का, जो आपका पोर्शन आने वाला है उसमें खासकर विज्ञान में क्या क्या आने वाला है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, साइंस में यही सब चीजें आने वाले हैं। तो उसका जो सिलेबस है वो 9th और 10th का डाला रहता है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न है वो 9th 10th के अलावा आपके 11th 12th के अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आए हुए थे पिछले एग्जाम में। तो उसी सब चीज को देखते हुए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको इसके पहले के वीडियो में 10th तक का बेसिक पढ़ाया मैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 11th का जो आपका इस चैप्टर जो चल रहा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, 11th का टॉपिक लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपको यदि अच्छे से तैयारी करना है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का, तो आपको 11th 12th के सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन आपका साइंस ही दिलाएगा इसमें, और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन नीट लेवल के क्वेश्चन तक जाता है यहाँ का लेवल। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। मैं आगे ऐसे सब वीडियो को लाते रहूंगा जिससे आपकी तैयारी को गति मिल सके। देखते हैं, पिछले क्लास के वीडियो आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखें। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कुछ अपवादों के साथ, अपवाद मतलब कि नियम के विरुद्ध काम करने वाले तत्वों के गुण, तत्वों के आवर्ती गुण के अंतर्गत में मैं अपवाद को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। आज क्या लिया हूं मैं, परमाणु त्रिज्या को लिया हूं। इसके आगे के क्लास में आपका आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के अपवाद वगैरह को हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पिछले के क्लास में आपको पता है कि किसी भी आवर्त में, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या आता है, कमी आता है। मतलब परमाणु के आकार में क्या आता है, कमी आता है। ठीक, तो मैं यहां पे लिखूं बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, कमी होता है। अब एक बार रिवीजन के रूप में, कमी क्यों होता है, तो ये कमी होता है प्रभावी परमाणु के प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश, सिंपल सा बात ये दिमाग में रखें कि जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाएगा किसी आवर्त में, प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं चले तो एटॉमिक रेडियस के मान में क्या आता है, कमी आता है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने से एटॉमिक रेडियस के मान में क्या आता है, वृद्धि आता है। ठीक, एक चीज, अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है पिछले क्लास को देखकर, तो आप ये बोल सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं दूसरे आवर्त की बात, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपको पता है कि इनका परमाणु क्रमांक क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नियॉन का 10। परमाणु क्रमांक भी पता रहना चाहिए आपको। तो आप सिंपल सा क्या बोल सकते हो, लिथियम का जो परमाणु आकार होगा उससे छोटा किसका होगा आपके पास, बेरिलियम का, उससे छोटा होगा बोरॉन का। ऐसे छोटा होते 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 जाएगा, और जब आप बोरॉन के बाद जैसे कार्बन में गए, ठीक है, थोड़ा सा मान लो ये क्या है आपके पास, कार्बन है, तो कार्बन से छोटा कौन होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन। कार्बन से छोटा कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से छोटा होना चाहिए कौन, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या आता है, कमी आता है। तो अपना कॉन्सेप्ट यही बनना चाहिए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उससे छोटा कौन मिलना चाहिए आपको, क्लोरीन, और उससे छोटा कौन मिलना चाहिए आपको, नियॉन मिलना चाहिए। ठीक है, ये मिलना चाहिए, लेकिन भाई ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ये नियम का अपवाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का आकार नाइट्रोजन के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक अपवाद है। अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे होने वाला है इसका। और वैसे ही नियॉन, नियॉन का सबसे छोटा होना चाहिए। नियॉन का क्या होना चाहिए, आकार क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन ये आकार छोटा ना होके क्या होता है, बड़ा होता है। किसका, नियॉन का, असामान्य रूप से बड़ा होता है। तो इसका भी कारण देखने वाले हैं। तो वही सब मैं प्रश्न लिखा हूं। अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या, अक्रिय गैस मतलब कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन, रेडॉन के परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, और उनके परमाणु त्रिज्या छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, ये सब चीजों में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, दूसरे प्रश्न में जाना पहले, एटॉमिक रेडियस किसका, ऑक्सीजन का, और एटॉमिक रेडियस किसका, नाइट्रोजन का। आपके पास एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन बड़ा और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। नियम के अनुसार है ये बातें।
बाएं से दाएं चलने पर नाइट्रोजन का आकार बड़ा मिलेगा और ऑक्सीजन का आकार क्या मिलना चाहिए आपको, छोटा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन के एटॉमिक रेडियस से बड़ा होता है। तो इसका कारण देखें, जैसे देखो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन हुंड के नियम के अनुसार नाइट्रोजन का आप अगर इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हो तो 1s2 फिर 2s2 और जाता है इलेक्ट्रॉन किसमें 2p3, तो 1 2 3 7 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, वितरण हो गया। अब वैसे ऑक्सीजन का देखें, इसका क्या होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 1s2 फिर 2s2 फिर ये जाएगा किसमें 2p4, तो 2p4 क्या बोलता है कि पहले हर एक उपकोष में एकाक इलेक्ट्रॉन भराया जाएगा। आपने अभी बात किया 2p4 के बारे में, तो 2p4 बोलने का मतलब आपके पास पहले क्वेश्चन p के पहले उपकोष में, मतलब पहले कक्षक में आपके पास क्या आने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा ध्यान देंगे, उस नियम के अनुसार आपको यह बातें भी पता रहना चाहिए कि किसी परमाणु का कोष या अर्धपूरित हो, उपकोष क्या हो, अर्धपूरित हो या पूर्ण भरित, अर्धभरित या पूर्ण भरित रहे तो वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अभी मैंने क्या बोला, अर्धपूरित या पूर्ण भरित। तो यहां पे देख रहे हो ये क्या है, अर्धभरित है, आधा आधा भरा है, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब क्या हुआ है, आधा आधा भरा है। जबकि यहां पर देख सकते हो इसका जो बैलेंसिंग है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। यहां पे अर्धपूरित वाली बातें ही नहीं है। यहां पे देख रहे हो कि इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है, अर्धपूरित होने के कारण ये स्थायित्व की प्राप्ति को किए रहते हैं। कौन बोले, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, स्थायित्व की प्राप्ति को किया रहता है, जबकि ऑक्सीजन में स्थायित्व की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित नहीं होते, उससे ज्यादा होते हैं। अब देखें तो नाइट्रोजन का यदि मैं यहां पे क्या लिखूं, परमाणु क्रमांक 7, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में कितना होगा 8। कोषों की संख्या को मैं बनाता हूं, ये पहला कोष हो गया नाइट्रोजन का और ये क्या हो गया, दूसरा कोष हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा कोष। वैसे मैं किसके लिए बात करता हूं, ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन, तो ये पहला कोष उसका और ये दूसरा कोष। ध्यान से सुनते रहेंगे, इसका कारण बता रहा हूं मैं। एक्चुअल में ये तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि नाइट्रोजन का आकार ऑक्सीजन के आकार से बड़ा ना होके क्या होता है, छोटा होता है। अब देखें यहां पर क्या बोला मैं, 1s2, यहां पे क्या बोले 2p2 और 2p3, जबकि यहां पे 1s2 2s2 2p4 बोला। ठीक है, 2p4। तो देख पा रहे हैं अंतिम कोष में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसका स्थायित्व कम है, जबकि इसका स्थायित्व क्या है, अधिक है। स्थायित्व अधिक होने का बोलने का मतलब क्या है, वो ढिठ है। कैसे ढिठ है, इन प्रोटॉनों के द्वारा इनका आकर्षण होना है तो ज्यादा पिचकेंगे नहीं, मतलब कि परमाणु के आकार में क्या आने वाला है, आपको उतना कमी नहीं होने पाएगा जितना कमी किस पे हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन में। ठीक है, तो आपका एक्चुअल में परमाणु आकार किसका, नाइट्रोजन का बड़ा होना चाहिए था और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। चूंकि नाइट्रोजन ने स्थायित्व की प्राप्ति किया हुआ है इसलिए उसका आकार क्या होगा, फिर छोटा होगा। किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होगा। इस बात को याद रखना है। तो ये आपके कौन से प्रश्न का आंसर हुआ, प्रश्न दूसरे का। प्रश्न पहले पे बाद में बात करेंगे, प्रश्न तीसरे पे ध्यान देना है आपको। देखिए मैं प्रश्न तीसरे की बात करता हूं, क्या लिखा है यहाँ पे, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस में किसकी त्रिज्या अधिक होगी। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको आयनिक त्रिज्या का ज्ञान होना चाहिए इन सब में। और उससे पहले यहां पे मैं सोडियम प्लस लिखूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये दिमाग में रहना चाहिए, मैग्नीशियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, वो सब दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है आपके पास 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर रहा हूं मैं। यहां पे कितने प्रोटॉन हो गए, 11 प्रोटॉन। मान लो ये क्या है आपका पहला कोष, फिर ये दूसरा कोष, तीसरा कोष भी बोल लेते हैं। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये सोडियम के लिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद मैं बनाऊंगा सोडियम प्लस का, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 फिर 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे। तो ये हो गया आपका टोटल कितना, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, मतलब कि अंतिम कोष में अर्थात 3 कोष में 3s1 करके इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनों का वितरण की है।
और यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं आपके पास नाभिक में, तो 11 प्रोटॉन हैं, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन यदि मैं जैसे कि मैग्नीशियम का भी बनाऊं, मैग्नीशियम का बना लेते हैं, मैग्नीशियम का बनाएंगे तो यही चीजें क्या हो जाएगा आपका, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अंतिम कोष में एक के जगह में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे मैं एल्यूमिनियम के लिए बात करूं तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक। अभी मैं सामान्य किया हूं किसके लिए, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए, लेकिन मेरे को इसके लिए थोड़ी पूछा है, मेरे को पूछा है सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस के लिए। तो देखो, सोडियम प्लस बोलने का मतलब यह है अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाना, दान कर दिया जाना। वैसे मैं बोलूंगा मैग्नीशियम 2 प्लस मतलब अंतिम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया जाना। ठीक है, अर्थात सोडियम प्लस करने बैठूं मैं तो ये 11 ना होके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन आपने तो दान कर दिया, मतलब ये अंतिम कोष का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण। और ध्यान से देखें, मैग्नीशियम का आप क्या बोल रहे हो प्रश्न में, 2 प्लस, मैग्नीशियम का था एक्चुअल में 12 इलेक्ट्रॉन, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात अंतिम के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके, हट चुके। ठीक है, इसके आंतरिक कोष में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन है ही। तो देखें, मैग्नीशियम 2 प्लस के अंतिम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, एल्यूमिनियम 3 प्लस के अंतिम कोष से 3 इलेक्ट्रॉन हट गए, मतलब कि दान कर दिया गया। अब थोड़ा सा बात सोचे, क्या चीज हुआ है, यहां पे 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहां पे 12 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहां पे 13 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब आपको यह पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण होता है, मतलब वो क्या होंगे, पास पास आएंगे। अब आप खुद सोचिए, 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को, सॉरी हाँ, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को जितना अच्छे से आकर्षित करेगा, क्या उससे ज्यादा अच्छे से आकर्षित नहीं कर सकता क्या, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को, और उससे भी ज्यादा अच्छे से आकर्षित कौन कर सकता है, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को। अब जो जितने अच्छे से आकर्षित किया, मतलब कि उसका आकार क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। अर्थात सोडियम प्लस का आकार जितना बड़ा होगा उससे छोटा किसका होगा, मैग्नीशियम 2 प्लस का, उससे छोटा किसका होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस का। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है, इस बात को ध्यान दें, एल्यूमिनियम 3 प्लस में किसकी त्रिज्या अधिक, किसकी त्रिज्या अधिक समझ में आ रहा है आपको, सोडियम प्लस की। अब यहां से बातें यह भी समझ में आया कि धनायन की त्रिज्या अपने मूल धातु, जैसे कि सोडियम का किया रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे रह रहता, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, जबकि 11 और 10 इलेक्ट्रॉन में आकर्षण ज्यादा हो रहा है। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन में क्या हो रहा है, ज्यादा आकर्षण हो रहा है, किसकी तुलना में, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन की तुलना में। अर्थात यदि आप किसी परमाणु का धनायन का त्रिज्या यदि आप ज्ञात करते हो तो आपको उसके मूल परमाणु के त्रिज्या से हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। धनायन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है, जबकि ऋणायन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से क्या आने वाला है, छोटा आने वाला है। जैसे कि और देखेंगे इधर उदाहरण देखें, तो इसमें आपको क्या समझ में आया, किसकी त्रिज्या अधिक है, तो किसकी त्रिज्या अधिक समझ में आ रहा है आपको, सोडियम प्लस की त्रिज्या अधिक। आपको पूछ देता किसकी त्रिज्या सबसे कम, तो वो है एल्यूमिनियम 3 प्लस का, या आपको इसको क्या कर देता, अरेंज करने दे देता। तो इसके लिए सिंपल सा बात यही याद रखना है, जो जितना ज्यादा धन आयन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे देखिए 3 प्लस क्या था, ज्यादा धन आया तो उसका मान कितना आया, उसका आकार क्या आया, छोटा आया। और इसका उल्टा भी मैं बात कर रहा हूं, अब ऐसे ही उल्टा कर सकते हो, यदि ऋण आयन बोल रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आएगा। तो एक्स्ट्रा जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो ऋण आयन की त्रिज्या मूल धातु परमाणु की त्रिज्या से क्या होता है आपका, मूल परमाणु की त्रिज्या से क्या होगा आपका, बड़ा होता है। जितना बड़ा माइनस में रहेगा आयन उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, जो कि आपको यहां पे लागू होने वाला है। चले देखें, जैसे चौथा प्रश्न देख रहे हैं, चौथा प्रश्न में 3 ठोक प्रश्न दिए हैं आपको। निम्न प्रश्नों में छोटी त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है, 3 ठोक प्रश्न है, उनमें छोटी त्रिज्या वाला तत्व आपको बताना है। मैंने आपको बोला धनायन की त्रिज्या हमेशा छोटा होता है, किसकी तुलना में, आई की तुलना में आई प्लस बड़ा होगा, आई की तुलना
आई की तुलना में आई प्लस क्या होगा, छोटा होगा, जबकि आई की तुलना में आई माइनस क्या होगा, बड़ा होगा। इसी बात को मैं अभी आपको बोला था, क्या बोला था, धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से छोटा होता है, जबकि ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से बड़ा होता है। अर्थात आपको पूछा है प्रश्न में छोटी त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है, तो छोटी त्रिज्या वाला तत्व कौन सा होगा, आई प्लस होगा। ठीक है, इतनी बात। अब उसके नीचे का प्रश्न देखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। तो देखो क्या बोला, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस बोले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नीचे में क्या लिखा है, फास्फोरस। तो एक आवर्त में तो कौन कौन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। एक ही वर्ग में कौन है, एक आवर्त में कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक ही वर्ग में कौन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। आपको पूछा है प्रश्न में कि सबसे छोटी त्रिज्या किसका होगा। भाई फास्फोरस तो तीसरे आवर्त में है, उसमें कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण फास्फोरस तो बड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन से। आपको यह ढूंढना है अब कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बड़ा कौन। अब आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या आता है, कमी आता है। मतलब आपने तुरंत बोला नाइट्रोजन बड़ा होगा किससे, ऑक्सीजन से। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से। लेकिन यही तो अभी अपवाद के रूप में मैं आपको पढ़ाया कि ऑक्सीजन का परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है किससे, नाइट्रोजन से। आपको कौन सा पूछा है, छोटा त्रिज्या, नाइट्रोजन का छोटा होगा आकार किससे, ऑक्सीजन से। इसलिए आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, नाइट्रोजन। बी वाले में तीनों तत्वों में से सबसे छोटा तत्व आपका कौन सा मिलने वाला है, नाइट्रोजन। इसके बारे में बात किया जाए, FCl, Br, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो वर्ग 17 के तत्व हैं ये। अब फिर वही बातें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने से परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ब्रोमीन, उससे छोटा होगा क्लोरीन, उससे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन। आपको प्रश्न में क्या पूछा, छोटी त्रिज्या, तो कौन सा है आंसर, फ्लोरीन। ठीक है, आगे देखें। इन्हीं पे आधारित यहां पर भी आपको प्रश्न दिख रहा है, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+ और बोरॉन 3+। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, बेरिलियम का कितना है 4 और बोरॉन का कितना है 5। अब देखो मैंने लिथियम प्लस बोला, मतलब कि ये एक्चुअल में क्या बन गया, हीलियम, मतलब 2 आ गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। बेरिलियम का 4 होता है इलेक्ट्रॉन, 2 दान कर दिया गया, मतलब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का 5 होता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर दिया, दान कर दिया, मतलब इसके पास भी बचा 2। सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सब में अलग अलग है। इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है। अब 5 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को जितना अच्छे से आकर्षित कर पाएगा, उतना अच्छे से 4 प्रोटॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाएगा। अर्थात जो सबसे ज्यादा अच्छे से आकर्षित किया उसका आकार क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। मतलब समझ में आया कि बेरिलियम 3+ का आकार क्या होगा, सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब इसको तो मैं आपको डायरेक्ट रटने के टाइप में क्या बोल दिया, जिसमें जितना ज्यादा धनायन उसका आकार उतना छोटा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, जिसमें किसमें सबसे ज्यादा धनायन है, बोरॉन में धनायन ज्यादा है, तो उसका आकार क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो उम्मीद है इतना सब चीज आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के क्लास में मैं क्या करने वाला हूं, आपके पास आयनन एंथैल्पी के अपवाद मिलने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता के अपवाद मिलने वाले हैं, तो उन सबको मैं पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल एक प्रश्न और बचा है आपके पास, अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 11th-12th का, खासकर 12th में भी ये प्रश्न आता है। तो अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या। अब अक्रिय गैस तो ये है आपके वर्ग 18 के तत्व। अब आपको समझ में आया था लिथियम बड़ा होगा, उससे छोटा बेरिलियम, उससे छोटा बोरॉन, उससे छोटा कार्बन। मैं किसके अनुसार बोल रहा हूं, आप जो नियम पढ़े बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आता है करके, तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, तो इस हिसाब से सबसे छोटे आकार का कौन होना चाहिए, नियॉन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, सबसे छोटे आकार का कौन होना चाहिए, नियॉन। लेकिन जो अक्रिय गैसें हैं, आदर्श गैसें हैं, उनका आकार आपका असामान्य रूप से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये एक अपवाद है, इस बात को याद रखना। अब इसका कारण क्या है, अक्रिय गैसों के परमाणु त्रिज्या का आकार बड़ा होने के कारण, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होने के कारण, बड़ा होने के का कारण क्या है, ये सहसंयोजक बंध ना बना के ये
सहसंयोजक बंध नहीं बनाते, सहसंयोजक बंध नहीं बनाते। ठीक, अब क्यों नहीं बनाते? तो भाई इनका अष्टक क्या रहता है? कंप्लीट रहता है। आपको पहले भी इस चैनल के पिछले वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि ये मोक्ष प्राप्ति वाले तत्व हैं, इनका अष्टक कंप्लीट रहता है, तो ना तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना है ना तो कहीं इलेक्ट्रॉन देना है, तो इनका पेट भरा हुआ है, तो किसी से ये साझेदारी नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन का, अर्थात सहसंयोजक बंध नहीं बनाने वाले हैं। जब ये सहसंयोजक बंध नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में आकर्षण नहीं होगा। आकर्षण नहीं होने के कारण इनके आकार में कमी नहीं आने वाला है। तो इनके सहसंयोजक त्रिज्या का मान नहीं पता, इनके वंडरवाल त्रिज्या का मान पता है, और आपको यह पता रहना चाहिए वंडरवाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होता है। क्या बोला? अक्रिय गैसों के सहसंयोजक त्रिज्या का मान नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि इनका अष्टक कंप्लीट रहता है। इनके हेतु आप क्या ज्ञात करके बैठे हुए हो? वंडरवाल त्रिज्या का मान। अब फिर यह बात पता रहना चाहिए वंडरवाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या के मान से क्या होता है? अधिक होने के कारण अक्रिय गैसों के परमाणु आकार उसके आवर्त में अन्य तत्वों के परमाणु आकार से क्या होते हैं? असामान्य रूप से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान रखिएगा इस बातों को। इसके आगे के क्लास में मैं अपवादों में आगे बढ़ने वाला हूं और क्या बात करूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करने वाला हूं और आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे और अच्छे से तैयारी करिए। बिल्कुल ये सोच के तैयारी करिए 11वीं 12वीं आपको पूरा पढ़ना ही है जो सिलेबस में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।